कि ये कैसी सियासत है यारों, जहां एक बेटे को के बाप से, एक बाप को एक बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। ईवीएम और बैलेट पेपर की लड़ाई में बैलेट पेपर जीत चुका है, यानी ईवीएम की हार हुई है। सबसे बड़ी खबर है कि बैलेट पेपर और ईवीएम की लड़ाई में ईवीएम हार चुका है, यानी इस बार ईवीएम से वोट नहीं पड़ेंगे। बड़ी खबर है। आप चौंक गए ना? क्यों नहीं चौंक सकते हैं? क्योंकि ईवीएम और बैलेट पेपर की लड़ाई कई दिनों से चल रही है। इस बार लोकसभा के चुनाव में सोच रहे हैं कि इस बार किसी भी हालत में बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर लोग आंदोलन कर रहे थे, लगातार परेशान थे कि इस बार अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। इस बैलेट पेपर और ईवीएम के इस खबर को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि बैलेट पेपर और ईवीएम की लड़ाई में कौन आगे आया है और क्यों बैलेट पेपर से चुनाव कराने हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर से है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को लेकर अफजाल अंसारी परेशान भी है, क्योंकि उनको डर है कि उनके भाई को भी सरकार में मार दिया जाएगा। पिछले दिनों उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई के खाने में जहर दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपने सुना होगा और जाना होगा। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी लगातार मिलने का प्रयास कर रहे थे कि अपने पापा जी से मुलाकात कर ले। आपको पता है कि मुख्तार अंसारी आजकल बांदा जेल में बंद है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब यह खबर उमर अंसारी के पास चलती है तो रोजा रखने के बावजूद, रमजान रखने के बावजूद भी उमर अंसारी 900 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने पिताजी से मिलने गए थे। लेकिन इस बार इस सरकार में उमर अंसारी को उनके बेटे से मिलने नहीं दिया। बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों। अब लोग बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, इस सरकार के प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। यह कैसी सियासत है यारों, जहां एक बेटे को के बाप से, एक बाप को एक बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर है, उमर अंसारी अपने पिताजी से मिलने के लिए बांदा जेल पहुंचे थे, लेकिन उमर अंसारी को उनके पिताजी से मिलने तक नहीं दिया, और तो और शीशे से झांकने तक नहीं दिया गया कि उनके पिताजी कैसे हैं, यानी मुख्तार अंसारी कैसे हैं। लगातार जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लोग बताते रहे हैं कि ये गरीबों के मसीहा हैं, ये गरीबों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं करते, लेकिन जब से भी हो बीजेपी की सरकार में हो लगभग कई सालों से जेल में बंद है और हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार कोर्ट से भीख मांग रहे हैं कि मेरी जान बख्शी जाए। इस सरकार की प्रशासन मेरी जान कभी भी ले सकती है, क्योंकि खाने में जहर दिया जाता है। इस तरह के सवाल उठ रहे थे, इस तरह की खबर आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बहन कुमारी मायावती प्रत्याशियों को ढेर लगाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अभी 16 अप्रैल को लगभग चुनाव होने हैं, नामांकन शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग नामांकन को वापस भी ले रहे हैं। तो साथ ही बहन कुमारी मायावती के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या बहन कुमारी मायावती बीजेपी का पत्ता सुपड़ा साफ कर पाएंगी, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर पाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर रही हैं तो लग रहा है जैसे कि बहन कुमारी मायावती कुछ भी खेला कर सकती हैं। तो आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती बिहार के 4 सीटों पर भी बहन कुमारी मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, समझना बहुत जरूरी है। और एक तरफ अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया इंडी गठबंधन आजकल फिर से डिस्टर्ब महसूस हो रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग लगातार अपने में रार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पहले सुनाई दे रहा था कि इंडी गठबंधन टूट जाएगा, इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, और इंडी गठबंधन बिखरने से पहले जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे, और आज फिर से चुनाव बहुत ही करीब है और नामांकन होने के बावजूद भी अभी भी पश्चिम में अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों की घोषणा सही रूप से नहीं कर पाए हैं। खास करके रामपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला, खास करके आजम खां की बात करूं, आजम खां का वो गढ़ रहा है, और आजम खां इस समय सीतापुर के जेल में बंद है। और जेल में बंद होने के बावजूद अखिलेश यादव जब उनसे मिलने जाते हैं तो अखिलेश यादव से कहते हैं कि इस बार रामपुर से आप चुनाव लड़िए, यानी अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े मुरादाबाद की सीट पर। और रामपुर की सीट पर विशेष करके आजम खान ने गुजारिश की थी
कि मुरादाबाद की सीट पर किसी को दीजिए, लेकिन रामपुर की सीट पर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि रामपुर से अखिलेश यादव ने किसी दूसरे प्रत्याशी को, यानी कि दिल्ली के मौलाना साहब को उतार दिया। अब आजम खान लगातार परेशान है, नाराज दिख रहा है अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से नाराज दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चुनाव का जो है कि बहिष्कार भी कर रहे हैं। देखना बाकी होगा, क्योंकि जिस तरह से आजम खान बहिष्कार कर रहे हैं, आजम खान के लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि इस बार जो रामपुर का चुनाव है उसमें नहीं होने देंगे, या समाजवादी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। आजम खान साहब की एक चिट्ठी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, खूब उसको सराहा गया था कि अखिलेश यादव से वो नाराज दिख रहे हैं और अखिलेश यादव को चाहते थे कि वो रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन उन नहीं लड़े, इसलिए वो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें ईवीएम और बैलेट पेपर की। मेरे प्यारे साथियों, ईवीएम से चुनाव कराना, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जिस तरह से बारी आती है, तो लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, कभी भी उसका पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, कभी भी वोटों की गिनती बढ़ाई जा सकती है, कभी भी वोटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे थे कि ईवीएम से चुनाव अगर होता है तो बीजेपी यानी मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे, आरोप लग रहे थे। इसके बाद आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे खूब आंदोलन हुआ, वकील लगातार आंदोलन कर रहे थे। वकील नहीं चाहते थे, दिल्ली के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं चाहते थे कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव न हो। वे चाहते थे कि इस बार ईवीएम से चुनाव न हो बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसा चाहते थे। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बारी अभी भी फेल है। लेकिन एक ऐसा जगह जहां से बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है, बड़ी खबर है। आप सबको समझना जरूरी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कहां हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां एक लोकसभा सीट पर 185 उम्मीदवार हैं। सोचिए, एक सीट पर 100 से ज्यादा उम्मीदवार उतर गए हैं। एक सीट पर, वो सीट है तेलंगाना की निजामाबाद। मेरे प्यारे साथियों, तेलंगाना की निजामाबाद सीट से पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर साहब की बेटी कविता चुनाव लड़ रही हैं और उनके विरोध में 185 लोग हैं, लगभग 170-76 किसान हैं। समझना आपको बहुत जरूरी है कि 170-76 किसान हैं जो कविता के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार चुनाव आयोग ने कह दिया, हार मान गया कि मैं बैलेट पेपर से चुनाव ही लड़ा कराऊंगा। वो हार चुका है, वो कह रहा है कि मैं ईवीएम से चुनाव नहीं करा पाऊंगा। क्यों? कि एक ईवीएम पर 64 से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं हो सकती, 64 से ज्यादा सिंबल नहीं हो सकते। इसलिए इसलिए उन्होंने 185 उम्मीदवारों के लिए उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाने की कोशिश की है और ये कह रहे हैं कि 185 उम्मीदवार हैं, इसलिए वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। समझ गए बात? यानी कि अभी पूरे देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव की बात नहीं शुरू हुई है, सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के निजामाबाद के सीट पर, लोकसभा सीट पर ही बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, बाकी और कहीं नहीं। अभी भी अब प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं कि अगर इस बार इस देश में अगर सच में सियासत बचानी है, मोदी सरकार को सत्ता में नहीं भेजना है, तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाएं। इस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन देखना बाकी होगा कि बहन कुमारी मायावती क्या कर पाती है, क्योंकि उन्होंने बिहार में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। धीरे धीरे गाजीपुर की तरफ बढ़ रही है। तो आपको बता दूं कि टाइगर साहब को गाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी है। आजमगढ़ में डंपी साहब आ सकते। साथ ही ये भी बताइएगा, क्या आप भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? क्या आप भी बैलेट पेपर के पक्ष में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।